तभी वहाँ के स्पीकर से आवाज आना शुरू हो जाती है। माइक टेस्टिंग, क्या तुम सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या ये सब लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या इन्हें नहीं पता साउंड से ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हैं? एंड देन इस स्पीकर की आवाज सुनते ही वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। सालो कमीनो, स्पीकर्स को बंद करो, तुम सब उन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन वो शख्स ओल्डमैन की ना सुनकर वहाँ से ट्रेन लेकर चला जाता है। एंड वो ओल्डमैन उस ट्रेन को रोकने के चक्कर में वहीं पर गिर जाते हैं। तुम सब आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड तभी एक ज़ॉम्बी सीधा छलांग मारकर उस ओल्डमैन पर झपट्टा मार देता है। सो वेलकम होमीस, मैं हूँ तुम्हारा सेंसे और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त मांगा जिसका नाम है ज़ॉम्बी स्लेशर। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे आज किंग ऑफ द अरेना का सेकंड पार्ट अपलोड करना था, लेकिन फिक्र मत करो, एक दो दिन में मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि तुम सब इस मांगा को एंजॉय करो। तो अब ज्यादा बकवास न करते हुए हम सीधा इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी होती है एक नॉर्मल दिन के साथ। वेल, मैं इसे दिन नहीं कहूंगा क्योंकि रात हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि एक आदमी चलते चलते अचानक से जमीन पर गिर जाता है। एंड देन वो अपना पेट पकड़कर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग उसको हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। एंड तभी वहाँ पर खड़ा एक शख्स हिम्मत करके उसकी मदद के लिए आगे आता है। एंड उसकी वाइफ भी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। और जैसे ही वो शख्स उस आदमी के पास उसकी मदद के लिए जाता है, हम देखते हैं कि वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। एंड देन वो ज़ॉम्बी सीधा जंप कर उस आदमी की गर्दन पर झपट्टा मार देता है, जिस वजह से उस शख्स का फोन वहीं जमीन पर गिर जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि उस शख्स के फोन में इमरजेंसी अलर्ट के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं, इसीलिए सब लोग अपने घर में ही रहें और किसी से भी कॉन्टेक्ट ना रखें। एंड देन हम देखते हैं कि अब लोगों ने भाग दौड़ करना शुरू कर दी है। एंड अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहां के आधे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके होते हैं, और जो लोग ज़ॉम्बी में नहीं बदले होते हैं वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एंड उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए फायरिंग भी शुरू हो चुकी है। मे बी वहाँ पर आर्मी पहुंच चुकी है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। एंड ब्रो, व्हाट द हेक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बाकी सब ज़ॉम्बीज़ तो नॉर्मल तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन ये कैसे भाग रहा है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब ये बंदा जिंदा होगा तब ये नारुतो को कुछ ज्यादा ही देखता होगा। दैट्स मीन नारुतोस रेफरेंस। और अब हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक सेफ्टी जोन को तैयार कर दिया है, और ये सेफ्टी जोन बुसान के चारों तरफ फैला हुआ है। ब्रो वेट, बुसान? इसमें भी बुसान है? ब्रो, क्या कोई मुझे बताएगा कि हर ज़ॉम्बी केओस की शुरुआत बुसान से क्यों होती है? सालों ने क्या कोई ज़ॉम्बी बनाने वाली लैब बनाकर रखी है क्या? खैर, अभी हमें मांगा पे फोकस करना है। तो ये डिफेंस वॉल बुसान की पहली डिफेंस वॉल होती है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर बड़ी प्रॉब्लम है क्या ये वो 30 मिलियन ज़ॉम्बीज़ है जो दीवार की दूसरी तरफ खड़े हैं? जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, 30 मिलियन ज़ॉम्बीज़। तो क्या इतनी सी देर में 30 मिलियन ज़ॉम्बीज़ बन गए? जी नहीं, ये सीन असल में ज़ॉम्बी केओस के कुछ वक्त बाद का है। या फिर बड़ी प्रॉब्लम वो लोग हैं जो जीने के लिए बिल्कुल हार्टलेस बन चुके हैं। तो अब हमें बुसान टेम्पररी शेल्टर के ह्यूमन रिफ्यूज कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बस सप्लाईज के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा तो सप्लाईज के लिए एक छोटी सी बच्ची को ही पीट देता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि लोग कितने ज्यादा बेरहम हो जाते हैं जब बात उनकी खुद की जिंदगी पे आती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स पहुंच जाती है, और जिस बंदे ने उस लड़की को मारकर उसका पर्स छीना था, एक पुलिस ऑफिसर उस बंदे को एक ही डंडे में मार देता है। और ये देखते ही बाकी के सभी लोग डर जाते हैं। एंड देन वो पुलिस फोर्स उन लोगों पर चार्ज कर देती है। और अब हम देखते हैं कि ऐसे ज़ॉम्बी केओस में भी अमीर अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, और ये फैसिलिटी उन लोगों को गवर्नमेंट ने ही दी होती है। देख रहे हो भाई, यहाँ पर भी गवर्नमेंट कितनी करप्ट है। मतलब जो लोग अमीर हैं उन लोगों को ये लोग अमीरों वाली फैसिलिटीज दे रहे हैं, और जो नॉर्मल सिटीजन है उन लोगों को गवर्नमेंट ऐसे रख रही है जैसे कि चूहों को रखा जाता है। और ये सिर्फ मांगा की बात नहीं है, बल्कि असलियत में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। और राइटर कह रहा है या फिर बड़ी प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट है जो कि इतनी करप्ट हो चुकी है कि यहाँ पर भी भेदभाव कर रही है। देन हमें बताया जाता है कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बड़ी है ही नहीं, क्योंकि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है घरों के प्राइसेस जो कि दिन पर दिन आसमान छू रहे हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि हर कंट्री के लोगों ने आकर एक ही सिटी में रहना शुरू कर दिया है, जिस वजह से रहने के लिए घरों की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और लोग इन घरों को खरीदने के लिए अंधाधुंध पैसे देने को तैयार हैं। और इसलिए अब घरों की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी है, और जो घरों का रेंट है वो 47 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब अब अगर किसी को किसी अपार्टमेंट में रहना है तो उसको पहले पे करना होगा 23.5 बिलियन वॉन, जो कि 23.5 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होते हैं। वेट अ मिनट, मुझे सर्च करने दो कि 23.5 मिलियन यूएस डॉलर आखिर होते कितने हैं। ब्रो व्हाट द हेक, 20
बिलियन 9 करोड़ 74 लाख 91 रुपए। भाई अगर मैं इतने पैसों के लिए 100 जन्म भी लूंगा ना तो भी वो कम पड़ जाएंगे, और इतने पैसे बस एक किराए के अपार्टमेंट के लिए। ब्रो आई एम डन। और अब हमें बताया जाता है वो लोग जो बेघर है वो सेफ्टी जोन की दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज के एरियाज में, मतलब कि अब वो भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। एंड वो लोग जो सेफ्टी जोन के अंदर है उन लोगों की जिंदगी भी कुछ खास नहीं गुजर रही है, क्योंकि वो बेचारे भी ठंड में भूख प्यास से मर रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट भी उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। एंड अब फाइनली हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन हीरो, जो कि इतनी ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए अपने हाथों को सेक रहा होता है। और इसका नाम है चोल सो किम, जो कि 23 साल का है और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और साथ ही बेघर भी। अबे सालों ऐसे क्या देख रहे हो, क्या पहले कभी बेघर इंसान नहीं देखा? ब्रो व्हाट द हेक, अभी जस्ट हमारे हीरो ने 4th वॉल ब्रेक करी है। दैट्स मीन हमारा हीरो 4th वॉल भी ब्रेक कर सकता है। वो और ये मेरी पहली ऐसी मांगा है जिसके अंदर मैं किसी कैरेक्टर को 4th वॉल ब्रेक करते हुए देख रहा हूँ, और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी मांगा पढ़ रखी है। तो अब हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो का बस एक ही सपना है कि उसका भी एक प्राइवेट घर हो। एंड हमारे हीरो को जो घर पसंद है वो असल में सियोमियोन डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके अंदर एक गार्डन भी है, और उस घर की कीमत है 29.5 बिलियन वॉन, जो कि 29.5 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होते हैं। ना भाई अब मैं चेक नहीं करने वाला कि इंडियन रुपीस में ये कितने होते हैं। जिसको भी जानना है वो खुद जाकर गूगल कर सकता है, बस मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं चेक करूंगा। ब्रो व्हाट द हेक, 33 बिलियन 66 करोड़ 88 लाख 70 रुपए। अब वो तो बस मैं ऐसे ही देखने चला गया। भाई भूल जाओ जो मैंने तुमसे बोला था। तो अब हमें बताते हैं कि हमारा हीरो इतने पैसे कमाने के लिए 24 घंटे बिना रुके बस काम ही करता रहता है, और उसमें से भी वो 2.5 घंटे की छुट्टी लेता है, वो भी सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। अगर सोओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? और इतनी मेहनत करने के बाद तब जाकर हमारा हीरो हर महीने के 4.5 मिलियन वोन कमा पाता है। और हमारा हीरो बताता है कि अगर वो इन पैसों को फालतू जगह खर्च ना करने की जगह बल्कि जोड़े, तब जाकर वो 39.5 बिलियन वोन जोड़ पाएगा। चोल्सो सोचता है कि अगर वो इस तरीके से भी पैसे जोड़ता है तब भी उसको कम से कम 731 साल का वक्त लग जाएगा, जिसका सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि इस सैलरी के साथ तो वो अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी घर नहीं खरीद पाएगा। और इसीलिए अब चोल्सो सोचने लगता है कि आखिर ज्यादा से ज्यादा पैसे वो कैसे कमा सकता है। देन तभी उसकी निगाहें बिल्डिंग पे लगे एक बड़े से एड पे पड़ती है, जिस पर लिखा होता है नेशन को तुम्हारी जरूरत है, और इस बार हम पोहांग स्टील इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने वाले हैं। और जिन लोगों ने ये एड लगाया होता है वो लोग खुद को कहते हैं द 7th नेशन काउंटर ऑफेंसिव मूवमेंट। एंड अब हमें उस पोस्टर की एक ब्रॉडकास्ट दिखाई जाती है, जो कि कहाँ चल रही है मुझे नहीं पता, बस हमें तो दिखाई जा रही है। एंड नाउ उस ब्रॉडकास्ट का होस्ट बोलता है बिल्कुल सही, आप ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे हो। क्या आप भूखे हो? क्या आप थक गए और बीमार पड़ चुके हो सड़कों पर रहते रहते? क्या आप ज़ॉम्बीज़ से नफरत करते हो इस वजह से कि उन्होंने इतनी सारी फसाद फैला दी? और अगर ऐसा है तो मेरे लिए आपके पास एक काम है, द नेशन काउंटर ऑफेंसिव मूवमेंट। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम इन ज़ॉम्बीज़ को और अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने दे सकते, एंड इसीलिए वॉल की दूसरी तरफ जाओ, ज़ॉम्बीज़ को मारो और उनका सर वापस लेकर आओ। देन हम आपको देंगे 5 मिलियन वॉन पर हेड। व्हाट द हेक, 5 मिलियन वॉन पर हेड? भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, ज़ॉम्बी कहाँ है? This feel heavy. अरे यार साला गलत काम में फंस गया यार। इतने पैसे तो मैं यूट्यूबर बन के भी शायद से ही महीने में कमा पाऊँ। खैर अब कर भी कह सकते हैं, तो चलो मांगा में आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दीवार की दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। मेरा मतलब ये है कि वैसे भी इस वॉल के अंदर कुछ भी चीजें ठीक नहीं है। एंड फाइनली ये ब्रॉडकास्ट यहीं पर खत्म होती है। लेकिन गाइस मुझे इस होस्ट की आवाज सुनकर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा। देन अब सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन स्टेशन पर, और इस स्टेशन की जो ट्रेन है वो बस एक ही जगह पर जाती हैं, जो कि है नेशनल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। एंड अब हम देखते हैं कि हमारा हीरो भी वहां पर जाने के लिए टिकट काउंटर पे खड़ा होता है, क्योंकि हमारे हीरो को पैसे जो कमाना है। एंड नाउ टिकट काउंटर ऑफिसर उससे टिकट की फीस मांगता है, एंड उसके मौत के माफीनामे का एक एप्लीकेशन भी। वाओ ब्रो, क्या सुध हिंदी बोली है मैंने, मौत का माफीनामा। तो अब चोल्सो उसे वो सब दे देता है जो उसने उससे मांगा था। एंड उसके बाद उसका टोटल खर्चा बैठता है 1.2 मिलियन वॉन, जो कि 1200 यूएस डॉलर्स के बराबर होते हैं। भाई मान
मानना पड़ेगा, वाकई में महंगाई आसमान छू रही है इनके यहाँ तो अब वो टिकट काउंटर ऑफिसर चोल्सू को उसका टिकट दे देता है और उसको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने को कहता है। देन अब चोल्सू वहाँ पर जाते वक्त सोच रहा होता है कि मैंने इस टिकट को खरीदने के लिए अपने इमरजेंसी सेविंग्स को स्पेंड किया है, और यही नहीं, मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ फावड़ों को भी चुरा लिया है। एंड अब चोल्सू अपने टिकट को कस के पकड़ता है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच जाता है। एंड अब चोल्सू सोच रहा होता है या तो मैं एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा या फिर एक घर का मालिक जो कि अपने घर में जो चाहे वो कर सकता है, पर उससे पहले बस मैं इन सब से एक बार निपट लूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अब चोल्सू ट्रेन की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी एक लड़की भागते हुए आती है और उससे टकराकर जमीन पे गिर जाती है। एंड उसके हाथों में जो एरोस होते हैं वो भी उसके हाथ से छूट जाते हैं। एंड देन वो लड़की चोल्सू से बोलती है, अबे ओए तू आखिर है क्या, कोई ट्रक, तुझे पता भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है। एंड देन वो लड़की चोल्सू से झगड़ना शुरू कर देती है, जिसे देखकर आसपास के लोग रुककर उनका तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। एंड उसी भीड़ में से एक बंदा आकर मौके का फायदा उठाता है और उस लड़की के एरोस उठा लेता है। एंड हाँ गाइस, ये कोई एरोस नहीं है बल्कि क्रॉसबो बोल्ट्स हैं। देन वो लड़की गुस्से में उस आदमी से बोलती है, अबे ओए वो सब मेरे हैं। देन वो बंदा बोलता है, जो कुछ भी जमीन पर पड़ा होता है वो सब फ्री होता है, एंड मैं इन वेपन्स का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए तुझसे भी अच्छे से कर सकता हूँ। और ये सुनते ही वो लड़की उससे अपने क्रॉसबो बोल्ट्स को छीनने लगती है। क्या तुम लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है, अब मैं भला ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारूंगी। एंड ये बात सुनते ही एक बंदा पीछे से आकर उस लड़की के बाल पकड़ लेता है। एंड देन वो उससे बोलता है, क्या ज़ॉम्बीज़ को मारेगी, क्या मजाक है, तुझसे तो खुद के वेपन्स को भी संभालता नहीं बन रहा, तू क्या ज़ॉम्बीज़ को मारेगी, चल अब ये क्रॉसबो मुझे दे दे, नहीं या फिर उससे भी अच्छा तू हमारे लिए चारे का काम कर सकती है। और ये कहते ही वो बंदा उस लड़की के बालों को पकड़कर वहाँ से घसीटता हुआ ले जाने लगता है, जिससे उस लड़की को काफी दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी चोल्सू वहाँ पर आकर उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। एंड देन वो शख्स चोल्सू की तरफ देखकर बोलता है, अबे ओए तू आखिर खुद को समझ कर रिया है कोई नाइट जो कि शाइनिंग आर्मर पहने हो। देन चोल्सू उससे बोलता है, ओए बेवकूफ उसे जाने दे। और फिर वो शख्स उस लड़की का हाथ छोड़ देता है। हाँ क्या मजाक है। और जैसे ही वो शख्स उस लड़की का हाथ छोड़ता है, चोल्सू उसका मुंह पकड़कर उसको दीवार की तरफ फेंक देता है। ब्रो ये चोल्सू कोई मामूली बंदा नहीं लग रहा है। देन चोल्सू सेज, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों की वजह से जो ज़ॉम्बीज़ की जगह अपने लोगों से लड़ रहे हैं, और इसीलिए तेरा सफर यहीं पर खत्म होता है। और ये देखकर वो लड़की सोच रही होती है कि उसने बिना वजह ही चोल्सू को इतना सब सुना दिया है, जबकि वो तो एक इतना अच्छा इंसान है कि उसकी जान बचाई, और इसीलिए वो फिर चोल्सू को थैंक यू कहने लगती है। देन चोल्सू सेज, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि दूर की रेंज से भी ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एक वेपन की जरूरत होगी, और शायद से आज मेरा लकी डे है क्योंकि वो वेपन मुझे मिल चुका है। और ये कहते ही वो उस लड़की का क्रॉसबो अपने पास ही रख लेता है, और ये देखते ही वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। चोल्सू भी लाइक लड़कीबाजी बाद में, पहले वेपन। एंड देन चोल्सू उस बंदे की तरफ देखता है जिसने शुरुआत में उस लड़की के क्रॉसबो बोल्ट्स उठा लिए होते हैं, और चोल्सू को उसकी तरफ देखते ही वो बंदा डर जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर उन सब पे चिल्ला रहा होता है, अबे ओ ये आवाजें कैसी हैं, कहीं तुम लोगों ने दंगा तो शुरू नहीं कर दिया। एंड देन दूसरा ऑफिसर उसे शांत करते हुए बोलता है, अबे यार उन्हें जाने दे, वैसे भी वो लोग अपनी मौत की तरफ ही जा रहे हैं, तू तो ये जानता ही है कि वो लोग वैसे भी बुझान के सबसे बदकिस्मत लोग हैं, इसीलिए उनके ऊपर थोड़ा सा सिंपैथी दिखा दे। एंड अब हम देखते हैं कि चोल्सू ने उन दोनों को ही पीट दिया होता है और अब वो ट्रेन के अंदर जा रहा होता है, और क्योंकि उसके पास उस लड़की का क्रॉसबो भी है इसीलिए वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। एंड अब वो ऑफिसर अपने साथी को बता रहा होता है, देख जरा उन्हें, वो सभी कितने एक्साइटेड हो रहे हैं उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता ये ऑपरेशन तो लोगों की पॉपुलेशन कम करने के लिए, और वो बेवकूफों को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। और अब हमें पता चलता है कि ये ऑपरेशन इसलिए नहीं है कि ये ज़ॉम्बीज़ का सर काट कर लाए जिनके बदले में उनको पैसे मिलेंगे, ये तो बस इनको बुलाने के लिए झूठ सा बोला गया है। और इनका असल प्लान तो ये है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ के इलाके में जाएंगे और ज़ॉम्बीज़ इनको मार देंगे, जिससे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिस वजह से लोगों के रहने के लिए सप्लाईज भी कम नहीं पड़ेंगे और उनके लिए आसानी भी हो जाएगी। एंड अब हम देखते हैं कि आखिरकार ट्रेन टू बुसान चल चुकी है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ट्रेन आखिरकार बुसान के पोहांग स्टेशन पहुंच चुकी होती है। एंड जैसे ही वो लोग स्टेशन पे उतरते हैं वो सब लोग एक ही बात बोल रहे होते हैं, क्या हम स्टेशन पे हैं तो ज़ॉम्बीज़ कहाँ हैं और वो सभी सोल्जर्स कहाँ हैं, आखिर हम यहाँ पर अकेले कर क्या रहे हैं। एंड अब हम देखते हैं चियोंग और उस लड़की को, और वो लड़की अब भी चियोंग से वो क्रॉसबो छीनने की कोशिश कर रही होती है। एंड तभी वहाँ के स्पीकर से आवाज आना शुरू हो जाती है, और ये देखते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। माइक टेस्टिंग, क्या तुम सबको मेरी आवाज आ रही है। और ये सुनते ही वहाँ पर खड़ा एक शख्स बोलने लगता है, क्या
क्या ये सब लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या इन्हें नहीं पता साउंड से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं? एंड देन अब उस लाउड स्पीकर से फिर से आवाज आने लगती है। आप सभी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 7th नेशन काउंटर ऑफेंसिव मूवमेंट में, आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस वक्त भूटान में पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुकी है और इसीलिए हमने फैसला किया है कि इस लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ पॉपुलेशन को कम कर दिया जाए और अब ये सिर्फ आपके लिए। और ऐसा कहते ही वो लाउड स्पीकर बहुत ही ज्यादा तेज साउंड करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर खड़े सभी लोगों के कानों में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। आखिर यहाँ पर साला चल क्या रहा है? एंड अब फिर से उस स्पीकर से आवाज आने लगती है। भूटान और उसकी नेशनल गवर्नमेंट आपकी ये कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगी। एंड देन इस स्पीकर की आवाज सुनते ही वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन ट्रेन ड्राइवर की केबिन के बाहर खड़े होकर दरवाजा ठोकने लगते हैं। सालो कमीनो, स्पीकर्स को बंद करो, तुम सब उन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अब हम देखते हैं कि ट्रेन ड्राइवर ट्रेन के इंजन को उसके डब्बों से अलग करता है और इंजन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। एंड वो ओल्ड मैन उस ट्रेन को रोकने के चक्कर में वहीं जमीन पे गिर जाते हैं। तुम सब आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड तभी एक ज़ॉम्बी सीधा छलांग मारकर उस ओल्ड मैन पर झपट्टा मार देता है। एंड अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जान बचाने के लिए ट्रेन के डब्बे में आकर छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग दरवाजा लगाने वाले होते हैं, एक शख्स जल्दी से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग उसको बचाने की जगह बल्कि उसको लात मारकर बाहर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही एक शख्स उस बंदे को बाहर फेंकने के लिए उसके पास जाने लगता है, तभी उसके ऊपर अचानक से बाहर से एक ज़ॉम्बी झपट्टा मार देता है। स्वागत तो करो हमारा। और ये सभी नजारे चोल्सू और वो लड़की ट्रेन के डब्बे में खड़े होकर आराम से देख रहे होते हैं। एंड अब चोल्सू उस लड़की को आखिरकार उसका क्रॉसबो लौटाने लगता है। क्या सोच रहे हो कि चोल्सू आखिरकार अच्छा बन गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। चोल्सू उससे कहता है, ये क्रॉसबो सिर्फ मेरा है और मैं इसे सिर्फ तुझे रेंट पर दे रहा हूँ और इसके बदले में मुझे 10 ज़ॉम्बीज़ चाहिए। देखा, गर्ल्स इज सेकंड एंड मनी इज फर्स्ट। देन वो लड़की कहती है, अब ये मत कहना कि तुम बाहर कूदकर उनसे अकेले लड़ने जा रहे हो। देन चोल्सू सेज, मुझे 7,900 की जरूरत है और इसका मतलब क्या था मुझे नहीं मालूम, शायद से वो पैसे मांग रहा है। एंड देन चोल्सू अपने पीछे से एक फावड़ा निकालता है, अपने बैग में से एक फावड़ा निकालता है। एंड अब वो उस फावड़े को अपने एक हाथ से हवा में घुमाने लगता है। एंड देन वो एक ज़ॉम्बी को मार देता है और उसके ऊपर अपनी लात रखकर खड़ा हो जाता है। एंड चोल्सू सेज, मुझे आज रात ही के अंदर इन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना होगा। और तभी वो ज़ॉम्बीज़ चोल्सू को देखकर उसके ऊपर झपट्टा मारने लगते हैं। ब्रो व्हाट द हेक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सभी ज़ॉम्बीज़ चोल्सू के ऊपर झपट्टा मार रहे हैं और ये ज़ॉम्बी वहाँ खड़ी होकर आखिर कर क्या रही है? मॉडलिंग? व्हाट द हेक? और अब हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी चोल्सू के ऊपर सबसे पहले हमला करने आया था, चोल्सू ज़ॉम्बी की गर्दन ही उड़ा देता है। एंड देन उसके पीछे से अब और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं और अब चोल्सू अपने फावड़े को कसकर पकड़ता है और एक ही वार में एक ज़ॉम्बी को बीच में से काट देता है। एंड अब दूसरा ज़ॉम्बी चोल्सू के ऊपर अटैक करता है और चोल्सू अपना फावड़ा सीधा उस ज़ॉम्बी के मुंह में ही घुसा देता है। एंड इस मौके का फायदा उठाकर तीसरा ज़ॉम्बी चोल्सू के ऊपर अटैक कर देता है और चोल्सू इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता है और वो ज़ॉम्बी चोल्सू को सीधे ट्रेन के डब्बे में घुसा देता है, जिसकी वजह से चोल्सू की एक ही बार में सांसें उखड़ जाती हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। एंड अब हम देखते हैं वो लड़की जो चोल्सू के साथ थी वो अब ट्रेन के डब्बे के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से चोल्सू की तरफ देखने लगती है। मतलब कि अब यही लड़की कुछ कर सकती है क्योंकि यही लड़की है जो हमारे चोल्सू को ज़ॉम्बी बनने से बचा सकती है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब बेहोश होने लगता है, लेकिन अब वो पूरी कोशिश करता है खुद को संभालने की। एंड देन अब वो अपना फावड़ा उठाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। एंड अब हम देखते हैं ब्रो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ ने चोल्सू के ऊपर अटैक कर दिया है। ब्रो अब पता नहीं इसका क्या होने वाला है। एंड देन अब हम देखते हैं कि चोल्सू एक ज़ॉम्बी में लात मारता है, जिसकी वजह से उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बीज़ भी गिर जाते हैं। एंड अब चोल्सू चिल्लाना शुरू कर देता है, या मैं कहूँ दहाड़ना शुरू कर देता है। एंड देन वो एक ज़ॉम्बी के सर के 2 हिस्से कर देता है और एक ज़ॉम्बी का तो जबड़ा ही उखाड़ देता है। एंड देन वो एक एक करके उसके पास आ रहे सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। गाइस तुम इन पेजेस को देखकर समझ ही पा रहे होगे कि चोल्सू इस वक्त पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो बस ज़ॉम्बीज़ को मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। एंड अब हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ कटे हुए डले हैं और अब वो लड़की भी ट्रेन के ऊपर से नीचे कूद जाती है। एंड देन वो अपने सामने की तरफ देखने लगती है तो अब सुबह हो चुकी होती है और हम देखते हैं ब्रो व्हाट द चोल्सू ने वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है और वो उनका पहाड़ बनाकर उनके ऊपर बैठा होता है। ब्रो दिस मैन इज रियली मॉन्स्टर। लेकिन भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे को एक भी ज़ॉम्बी काट ही नहीं पाया। एंड अब वो लड़की चोल्सू के पास आकर बोलती है, क्या तुम ठीक हो? देन चोल्सू सेज, अपना मुंह बंद कर और जल्दी से ज़ॉम्बीज़ को गिनना शुरू कर क्योंकि अब वक्त आ गया है कुछ पैसे कमाने का।
Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. तो देखा, स्टिल मनी फर्स्ट। और अब वो लड़की भी हैरान होकर उससे पूछने लगती है, आखिर तुम्हें इतना पैसा चाहिए काहे को? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? एंड देन हमारा लोंडा सेज, मुझे बस एक घर खरीदना है जिसमें एक गार्डन भी हो। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने कैमरे से चियोल्सू की ये सारी हरकतें देख रहे होते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि वो लोग नेशनल काउंटर ऑफेंसिव मूवमेंट की टास्क फोर्स है, जो कि मोलिट की टीम 3 है। और मोलिट का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब ये है कि ये इन लोगों ने जो कुछ भी बताया, ये इनका काम करने वाली तीसरे नंबर की टीम है। तो अब हम देखते हैं कि जो बंदा खड़ा हुआ है, ब्रो वेट अ मिनट, क्या ये हिटलर है? तुम लोगों को भी यही लग रहा है ना कि ये बंदा हिटलर जैसा दिख रही है? वेल, हम नहीं जानते कि ये बंदा कौन है, हम तो बस इसकी बात बताएंगे। तो ये बंदा कह रहा होता है, साले ने आखिर कितने ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है? देन अब वहाँ पर जो मोटा बंदा बैठा हुआ है वो बोलता है, सर मैंने काउंट किया, ये लगभग 8000 ज़ॉम्बीज़ के आसपास है सर। ब्रो व्हाट द 8000 ज़ॉम्बीज़? भाई मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि कोई बंदा 8000 ज़ॉम्बीज़ को भी मार सकता है। तो अब यहीं पर हमारी मांगा का ये पार्ट खत्म होता है। तो चलो अब मैं तुम्हारे लिए अगले पार्ट की थोड़ी सी हाइप बना देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो होने वाला है हमारे हीरो के साथ, वो तुम सोच भी नहीं सकते। सीधे सीधे बता दूं, हमारा हीरो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हमारा हीरो इन्फेक्टेड हुआ कैसे? क्या उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है या फिर वजह कुछ और ही है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा हीरो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा या फिर वो उससे सरवाइव कर लेगा? तो अब अगर तुम्हें ये जानना है तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो नेक्स्ट पार्ट। और हाँ गाइस, कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि आखिर तुम्हें तुम्हारे भाई की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अब उन लोगों के लिए जो कि किंग ऑफ द अरेना के सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अब मैं उन लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के 2 दिन बाद ही मैं किंग ऑफ द अरेना का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। तो अब मैं चलता हूं और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।